फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स चैप्टर में स्फेरिकल मिरर फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग टोटल स्फेरिकल मिरर के अंदर थ्योरी के 5 लेक्चर्स स्टडी करेंगे और न्यूमेरिकल्स के 3 लेक्चर्स स्टडी करेंगे। तो बने रहिए लेक्चर के एंड तक। टोटल 8 वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा स्फेरिकल मिरर के रेफरेंस में, ताकि आपका कंप्लीट कंफ्यूजन जो है, कंप्लीट प्रॉब्लम जो है, वो सभी सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज का सबसे फर्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ hollow sphere that is made of glass having polished on one of its surface, जिसके एक सरफेस पे पॉलिश किया हुआ हो, है ना। दैट इज सिंपली कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ये सिंपली एक स्फेरिकल ग्लास का जो है, एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास का एक सिंपली एक पार्ट है ना। और इसमें क्या होता है कि एक सरफेस को पॉलिश किया हुआ रहता है। तो अगर मैं इसको डायग्राम से आपको समझाऊं तो आप देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने 2 ग्लास स्फीयर बना रहा हूं। तो पहले आप ये देखिए, मैंने आपके सामने 2 ग्लास स्फीयर ड्रॉ किया। मान लीजिए मैं कहता हूं कि इसका सेंटर जो है वो सी है ना, और इसका रेडियस जो है वो आर है, इसका रेडियस आर है। उसी तरह मैं कहता हूं इसका सेंटर सी है और इसका भी रेडियस जो है वो क्या है, आर है। अब मैं अगर इसके इस आउटर सरफेस को क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, इसके इस आउटर सरफेस को क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, है ना, इस तरह से। और इसके इनर सरफेस को पॉलिश कर दूं, इसके इनर सरफेस को पॉलिश कर दूं। पॉलिश आप किसी भी साइड कर सकते हैं, आप लेफ्ट में भी कर सकते थे, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि ये वाला जो साइड है इसको हम लोग ओपेक कह सकते हैं। ओपेक, ये जो साइड है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ओपेक कह सकते हैं। अब जो यहाँ पे आप इनर साइड देख रहे हो, ये जो साइड देख रहे हो, ये जो आप इनर साइड देख रहे हो, ये इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। ये इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। और यहाँ पे जो ये आउटर साइड देख रहे हो, ये काम करेगा इस जगह पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला टाइप जो है वो है अपना कॉनकेव मिरर, और दूसरा टाइप जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहले हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कॉनकेव मिरर कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर having outer side opaque and inner side reflecting। आउटर साइड ओपेक हो और इनर साइड जो हो वो रिफ्लेक्टिंग हो। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसमें बताइए कौन सा साइड आउटर होगा और कौन इनर होगा। इनर साइड हमेशा ध्यान रखना है, इनर साइड हमेशा सेंटर की तरफ फेस करता है, यानी सेंटर की तरफ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका इन दोनों में से आउटर साइड ओपेक कौन सा होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये है हमारा आउटर साइड, है ना।
आउटसाइड है, यानी ये आउटसाइड सरफेस है और ये इनसाइड सरफेस है, ये इनसाइड है। तो इनसाइड वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फेस कर रहा है, तो इनसाइड वाला रिफ्लेक्टिंग हो और आउटर साइड वाला ओपेक हो, ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। यानी अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बनाऊं तो ध्यान से देखिए कि अगर इसका ये सेंटर होगा तो ये आउटर साइड जो है उसको मैं पॉलिश कर रहा हूं, तो ये हमारा आउटर साइड हुआ है ना, और ये क्या है, ओपेक है, या फिर आप कह सकते हो पॉलिश्ड है, या फिर आप कह सकते हो पॉलिश्ड है। और ये इनर साइड जो है, ये इनर साइड ये रिफ्लेक्टिंग है ना, यानी लाइट रे इसी साइड पे आकर के इंसिडेंट होगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होगी इनर साइड वाले सरफेस के ऊपर। और इनर साइड किधर की तरफ होता है, वो होता है सेंटर की तरफ हमेशा। इसको आप कंप्लीट करके आप पूरा का पूरा ग्लास स्फीयर एक तरह से बना सकते हैं। ये देखिए ये बन गया ग्लास स्फीयर, है ना, जिसका सेंटर कहाँ है, सी है। तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, है ना। ये देखिए कॉनकेव मिरर कई स्टूडेंट के दिमाग में सेट हो जाता है कि केवल यही है। देखिए कभी कभी डायग्राम का ओरिएंटेशन उल्टा है, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम का ओरिएंटेशन उल्टा है, लेकिन इस केस में भी सी जो है वो तो इधर ही है। अब बताइए जो आउटर सरफेस है वो तो ये हुआ, और जो इनर सरफेस है ये कौन सा है, इनर सरफेस। तो ये दोनों जो डायग्राम आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, ये दोनों जो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम कॉनकेव मिरर का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, कॉनकेव मिरर का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। इनर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। सी, और इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। सिंपली बात है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से सर्कल या वो स्फीयर है, तो स्फीयर के सेंटर से सरफेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस से डिनोट करते हैं, तो हम इसको आर, कैपिटल आर लिख देते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट अपोजिट केस है। कॉन्वेक्स मिरर का केस जस्ट अपोजिट है। इसके लिए आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर हैविंग इनर साइड ओपेक या पॉलिश कह सकते हैं, एंड आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग, जिसका क्या हो, इनर साइड ओपेक हो और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो। तो हमें क्या करना होगा, ये तो हमारा सेंटर हुआ। इस बार पॉलिश जो है वो इनसाइड किया गया है, पॉलिश जो है वो क्या किया गया है, इनसाइड किया गया है ना। तो ये देखिए इनर साइड जो है वो क्या है, ओपेक है, और ये आउटर साइड जो है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। तो यहाँ पे ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट रे जो है इसी सरफेस पे इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट होगी। ओके, इसका डायग्राम आप इस तरह से इस ओरिएंटेशन में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए आपने इसका डायग्राम बना दिया, इसका सेंटर किधर होगा, इधर की तरफ सेंटर होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इनर साइड को पॉलिश करना है। इनर साइड को आपने पॉलिश कर दिया, तो ये वाला जो साइड आप देख रहे हो, ये वाला साइड, ये कौन सा साइड है, ये आउटर साइड है। और ये कैसा सरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये जो है अंदर वाला जो सरफेस है वो कैसा है, इनर सरफेस जो है वो कैसा है, वो ओपेक है, या फिर आप कह सकते हैं पॉलिश्ड है। इनर सरफेस का जो फेस होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही रहता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के टर्मिनोलॉजी को, है ना। तो क्या क्या टर्म हम लोग यूज करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर में। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्या करता हूं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर
डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये एक हो गया और ये हो गया दूसरा। चलिए अब सबसे पहले फर्स्ट चीज लेते हैं, पोल और ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं। किसी भी स्फेरिकल मिरर, है ना, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम लोग पोल बोलते हैं। अब आप एक बात बताइए कि मैं अगर इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग रखूं, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग रखूं, तो ये आपका कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और अगर इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग रखूं, इनर को मैं पॉलिश कर रहा हूं, तो ये कौन सा मिरर होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कि इस मिरर के सेंटर को आप क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो मिरर का सेंटर जो है वो यहाँ हुआ, इस मिरर का सेंटर जो है वो यहाँ हुआ, है ना। तो इसको आप पोल बोलेंगे और इसको P से डिनोट करेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी भी स्फीयर के सेंटर को, है ना, जिसका मिरर एक पार्ट होता है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब बताइए कि अगर आप इस डायग्राम को चूंकि आप जानते हैं कि मिरर जो है वो स्फीयर का एक पार्ट है ना, हॉलो स्फीयर का क्या है, एक पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका कहीं सेंटर होगा, तो इसको आप क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। यहां पे भी आप देखिए, यहां पे भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस। जो एक्सिस लाइन, जो एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, यानी सी और पी को जो एक्सिस मिलाता हो, उस एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे सी और पी को यही एक्सिस मिला रहा है ना, सी और पी को, तो ये एक्सिस आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस कौन सा हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये वाला सी और पी को मिलाने वाला जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस कौन सा हो गया, ये एक्सिस हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। चलिए बढ़ते हैं हमने तीन टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि सी और पी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इस डिस्टेंस को जो है हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सी और पी के डिस्टेंस को। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। फिर आता है एपरेचर ऑफ अ मिरर। मान लीजिए हमारे पास ये मिरर है, हमारे पास मान लीजिए कि ये मिरर है, ओके। और इस मिरर के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये जो है हमारा ये पोल हो गया। तो मिरर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को आप मिला दीजिए, मिरर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को मिला दीजिए। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हाइट होता है ना मिरर का जो हाइट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपरेचर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। यानी ये अगर ए है और ये अगर बी है, और मान लीजिए ये आपका एक मिरर है जो इन साइड से पॉलिश्ड है, जो इन साइड से क्या है, पॉलिश्ड है, तो ए और बी के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, एपरेचर ऑफ मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपरेचर ऑफ अ मिरर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है, ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान ये रखना है कि रेज जो होना चाहिए पैरा एक्सियल होना चाहिए। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो या तो कन्वर्ज करता हो या एपियर टू कन्वर्ज हो, यानी कन्वर्ज होता हुआ हमें मालूम पड़ता हो एट अ कॉमन पॉइंट
आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी कॉमन पॉइंट पे वो जो रे है वो क्या कर रहा हो, वो इंसिडेंट कर रहा हो, तब उस पॉइंट को आप लोग क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। और उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। और ये इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि ये मिड पॉइंट होता है किसका किसका, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, पी और सी के बीच का मिड पॉइंट होता है। तो चलिए इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास इसका डायग्राम। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के लिए सबसे पहले पैरा एक्सियल रे किसको बोलते हैं, ऐसे रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक हो और उसके पैरेलल भी हो, है ना, नियरली पैरेलल हो या पैरेलल हो, ओके, तब उस रे को हम लोग बोलते हैं पैरा एक्सियल। तो सबसे पहले ये बता दीजिए, इसको हम लोग पी पॉइंट से डिनोट करेंगे। यहाँ पे इसका कोई सेंटर होगा सी। मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पे कोई एक रे है जो इंसिडेंट कर रहा है किसके ऊपर, इस मिरर के ऊपर, इस कॉनकेव मिरर के ऊपर। कहाँ पे, कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट कर रहा है ना। अब ये रे जब यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये देखना है कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होंगे दोनों इक्वल होंगे। तो पहला चीज ये है कि नॉर्मल पास कहां से करेगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो रेडियस होता है किसी भी स्फीयर का वो उस स्फीयर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है जब सेंटर से हम ड्रॉ करते हैं रेडियस को। तो कहीं से भी आप आओ, सेंटर से मैच करो और सरफेस तक पहुंचो, तो वो आपका क्या होगा, एक रेडियस ही होगा, हाँ कि ना। तो अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉर्मल जो है वो आपके स्फीयर के सेंटर से पास करना चाहिए। तो जो नॉर्मल वाला लाइन है उसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल वाला लाइन हो गया, ये लाइन नॉर्मल वाला है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना है इसको। अब जितना एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल पे इसको क्या होना है, रिफ्लेक्ट भी होना है। तो उतने ही एंगल पे इसको क्या होना है, रिफ्लेक्ट होना है। और इस तरह से ये चला जाएगा इधर की तरफ, तो ये वही एंगल होगा। अब ये जिस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस को काटा वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फोकल पॉइंट हो गया। वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, फोकल पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने एक ही पैरा एक्सियल रेज ड्रॉ किया है। आप जितने भी पैरा एक्सियल रेज ड्रॉ करोगे वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पॉइंट से पास करेगा। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सी एफ और पी एफ एक दूसरे के इक्वल होता है। सी एफ और पी एफ एक दूसरे के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेसिकली होता है फोकस, जिसको हम लोग अभी फोकल पॉइंट बोले हैं, और पोल, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, पोल से आपके फोकस के बीच का डिस्टेंस, इसको आप लोग स्मॉल एफ लिख सकते हो। और ये स्मॉल एफ जो है वो आपका क्या है, फोकल लेंथ है। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज के क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है पैराएक्सियल रे और दूसरा टाइप होता है मार्जिनल रे। ये दो रे के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो पैराएक्सियल रे किसको बोलते हैं, व्हेन द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन एन ऑप्टिकल डिवाइस आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, मान लो एच जो है वो बहुत ही स्मॉल है, ये जो इंसिडेंट रे है ना ये बहुत ही नजदीक है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस के, या बहुत ही स्मॉल एंगल फॉर्म करता हो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये देखिए यहाँ पे थीटा जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, और इंसिडेंट रे जो है वो इस डॉटेड लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल हो,
या फिर आप कह सकते हैं विच आर नियरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं आप। तो ऐसे रे को हम लोग बोलते हैं पैरा एक्सियल रे। ऐसे रे को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरा एक्सियल रे। यानी यहाँ पे आपने क्या देखा, एच और थीटा ये क्या है, बहुत ही स्मॉल रहेगा इन केस ऑफ व्हाट, पैरा एक्सियल रे। पैरा एक्सियल रे के केस में एच जो है वो और थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल रहेगा। दूसरा चीज आप यहाँ पे ये फोकस करिए कि ये जो नॉर्मल है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो होगा, जो एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का होगा वही एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, ये तो हमारा आई और ये आर हो गया। दूसरा चीज, ये जो नॉर्मल है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। यहाँ पे ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया है। यहाँ पे भी अगर मैं डायग्राम बताऊं तो डायग्राम में ये वाला एंगल जो है नॉर्मल के साथ आई है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये आर होगा, और आई एंगल और एंगल आर एक दूसरे के इक्वल होंगे इन दोनों ही केस में, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा यहाँ पे। फिर दूसरा कंडीशन है ओनली पैरा एक्सियल रेज इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर के ऊपर जो पैरा एक्सियल रेज इंसिडेंट होते हैं, रे के बारे में मैं पहले बता दिया हूं पैरा एक्सियल रे किसको कहते हैं। अब पैरा एक्सियल रेज स्फेरिकल मिरर पे अपन इंसिडेंट करा रहे हैं विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। ये देखो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये हमने कॉन्वेक्स मिरर लिखा है, ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है ना। तो अगर पैरा एक्सियल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तब रिफ्लेक्शन के बाद ये रे फोकस को पास करता है, तब रिफ्लेक्शन के बाद ये रे फोकस को पास करता है। जहां पे एक्चुअली में पास करता है उसको बोलते हैं रियल फोकस, उसको क्या बोलते हैं, रियल फोकस। और जहां पे हमें मालूम पड़ता है यानी अपीयर होता है कि ये देखिए, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे यहां से निकल गया तो इसको मैंने पीछे बैक जो है बैकवर्ड ट्रेस किया है ना, तो ये कहां से मालूम पड़ रहा है कि जा रहा है, फोकस से जा रहा है। तो ऐसे फोकस को वर्चुअल फोकस बोलते हैं, या आप कह सकते हैं इमेजिनरी फोकस बोल सकते हैं, ठीक है। यानी फोकस किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो होता है ये केवल और केवल पैरा एक्सियल रे के लिए डिफाइन होता है, केवल और केवल पैरा एक्सियल रे के लिए ही डिफाइन होता है स्टूडेंट्स। तो ये नोट के जो 2 पॉइंट है पैरा एक्सियल रे के टर्म में, इसको आप बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल रे। मार्जिनल रे किसको बोलते हैं? अगर कोई इंसिडेंट रे किसी ऑप्टिकल डिवाइस पे लार्ज एंगल फॉर्म करता हो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तब ऐसे रे को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रे। यानी इस केस में ये थीटा और ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे थीटा जो होगा वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा, थीटा जो होगा ये बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा। इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होता है, जो मार्जिनल रे इमेज फॉर्म करता है, वो बेसिकली ब्लर्ड होता है और डिस्टॉर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि सभी इंसिडेंट रे के रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो कॉमन नहीं होता, और उसकी वजह से जो इमेज होता है वो शार्प नहीं बनता, वो इमेज ब्लर्ड बनता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप हमारे स्फेरिकल मिरर के पार्ट 1 में बेसिक्स से कॉन्सेप्ट को समझे, हम नेक्स्ट पार्ट में और भी कॉन्सेप्ट्स लेकर के आएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखिए कि आपके लिए जो ऑप्टिक्स है ये ऑप्टिक्स बहुत ही लार्ज है और इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही जरूरी होता है, और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आने वाले क्लास में हम स्फेरिकल मिरर का जो नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे 2, 3, 4 और 5 और न्यूमेरिकल के पार्ट। तो पूरा का पूरा स्फेरिकल मिरर जो है वो आपका बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपको स्फेरिकल मिरर बहुत ही आसान लगेगा। डियर स्टूडेंट, आपको करना ये है कि छोटी से छोटी चीज को भी इग्नोर नहीं करना है, इसलिए मैं खुद आपके लिए इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़ों को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी छोटी चीज़ें, छोटी कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमें कभी कभी परेशानी में डाल देते हैं अगर हमें नहीं आता है तब। ठीक है स्टूडेंट्स,
आप हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर बाय अमन सर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और आप लेक्चर को रिवाइज करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।